तो आज है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये प्रश्न है 21/12/2021 का। ठीक है, तो सीडीपी के फर्स्ट सेक्शन से चलते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट है, विकास डैश है। विकास क्या है? एक आयामी है, एक दिशीय है, में बदलाव किया जा सकता है या आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित है। तो जानते हैं कि विकास मल्टी डायमेंशनल होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक दिशा नहीं होता बल्कि साइक्लिक प्रोसेस में चलता है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि विकास में इन्वायरमेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा, इसमें बदलाव संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित है? जानते हैं कि आनुवंशिकी द्वारा आपके शरीर के जो भी स्ट्रक्चर हैं वो निर्धारित होते हैं। ठीक है, आपके आँखों का रंग एक शरीर के स्ट्रक्चर से सहसा जुड़ा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ठीक है, तो प्राथमिक संस्था क्या कहलाती है? परिवार होती है। लेकिन स्कूल में पहुंच रहा है तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक संस्था हो जाएगा, यानी द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? जानते हैं आप लोग? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता है। सेकेंड आंसर। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना क्या कहलाता है? ठीक है, वर्तमान स्कीमा में चेंज क्या कहलाएगा? एकोमोडेशन, समायोजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करते हैं, जो सिस्टमेटिक क्रम में ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। ठीक है, ग्रुप में भी कार्य कर रहा है भाई, और विद्यार्थी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा है? हेल्प कर रही है। निम्न में से कौन सा इसका समर्थन करता है? तो आप जानते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो ग्रुप में काम करने का बात करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? तो रटना क्या है? पाठ का उदाहरण नहीं है, बल्कि इशारे और संकेत पाठ का उदाहरण है, पाठ का उदाहरण नहीं है। सहपाठियों संग साझा शिक्षण, ये भी पाठ का उदाहरण है। अनुकरण के लिए कौशलों का वर्णन, ये भी पाठ का उदाहरण है। रटना कभी भी पाठ का उदाहरण नहीं होता है, और आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, बिल्कुल सही है, अच्छा बात है भाई रचनावादी कक्षा के लिए। सामूहिक सहयोगिता, आपस में ग्रुप कोलैबोरेशन करके काम करेंगे, ये भी अच्छी बात है। वेधन और दोहराव, ये बिहेवियरिस्टिक बात है। ठीक है, जहाँ ड्रिल और प्रैक्टिसेस पर जोर दिया जाता था, तो ये भी जो तीसरा ऑप्शन है ये नहीं होगा। प्रयोगात्मकता, ये भी रचनावादी कक्षा की देन है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन प्रक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? यानी बुद्धि बहुत प्रकार के होते हैं। कौन सा होगा? हार्वर्ड गार्डनर। 4 आंसर। एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाता है? संकलनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन या मानकीकृत? तो आपको टैगोर ने बताए थे, जो भी कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी आया है उसमें सभी रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर दिया है। क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, प्राइवेट क्या करता है? सेल्फ डायरेक्टेड करने के लिए अपने व्यवहार को संचालित करने में मदद करता है। तो देखिए, बच्चों की आत्म केंद्रितता का द्योतक है, ये जीन पियाजे बताए थे। बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, नहीं ऐसा बात नहीं। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, यही ऑप्शन
सही होगा ऑप्शन नंबर 3। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? तो जानते हैं ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को दर्शाता है। कैसे रूढ़िवादिता? तो जेंडर के रूप में। तो जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा असफल हो जाती है, शिक्षा फेल कर जाता है, एजुकेशन फेल कर जाता है जब छात्रों से अपेक्षा की जाती है, आशा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित कर दे, यानी कि जो बताए हैं उधर से क्या बक दे, वो उगल दे। तो ऐसा होना चाहिए, शिक्षा नहीं होना चाहिए। और यही बात भी कह रहा है कि शिक्षा असफल हो जाती है, यानी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है कि शिक्षा असफल हो जाता है जब बच्चे क्या करते हैं, मगअप करते हैं, रट जाते हैं, आपको सुना देते हैं। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रहा है? जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है, यानी बच्चा बता दे जो बताए हैं तो ये सही में शिक्षा कहा गया है, ऐसा बात नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग ये नहीं कहा गया है। मीनिंगफुल मतलब तो बच्चा खुद निर्माण करे, ठीक है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन 15, एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्र ऐसा नहीं, दोनों का क्रियाशील होना बहुत जरूरी है रचनावादी कक्षा में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? यानी कि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना है। तो क्या कीजिएगा? अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो भी पूर्वाग्रह है, अवधारणा है जो बच्चों को रोकता है, उस पर क्या करेंगे आप? विचार कीजिएगा, सोचिएगा। ये बिल्कुल सही है। कक्षा में बच्चों को अनुभवों की विविधता को सीमित करके, बिल्कुल सही है। बच्चों के अनुभवों को आप इंक्लूड कीजिएगा, लेकर चलिएगा। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर के कि सब बच्चे लोग समान हैं, इसके मन लेकर के, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को प्रोत्साहित करके वे स्वयं को मानकीकृत पाठ्यक्रम के लोग बना ले। नहीं, छात्रों को नहीं बनाना है, आप छात्रों के अनुसार करिकुलम को डिजाइन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित बच्ची है, ठीक है, जो आंखों से जिसको दिक्कत है। एक समस्या कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक संयोजन करने चाहिए, मैंने क्या उनको लेकर चलना चाहिए ताकि काम हो सके बच्चों को। विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, बिल्कुल नहीं। आप जो दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको दिखाकर क्या पढ़ाइएगा। मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कर, बिल्कुल नहीं। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक यानी कि छूने वाले संसाधन को प्रयोग करके आप लोगों को ब्रेल भी ऐसा ही यूज होता था। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3। क्वेश्चन नंबर 18, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे तरीके के बारे में सोच रही है कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। ये किसका प्रतीक है? जानते हैं, अपसारी चिंतन का प्रतीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रतीक है, जो एक से ज़्यादा थॉट प्रोसेस को लगाए या तरीकों को अपनाए। क्वेश्चन नंबर 19, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी के अक्सर भ्रमित हो जाता है, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो उसको कौन सा प्राथमिक लक्षण है? तो पठन वैकल्य में डिसलेक्सिया है। क्वेश्चन नंबर 20, एक समय कक्षा में विशेष बच्चों के लिए किस प्रकार सहायता मिल सकती है? स्पेशल चाइल्ड के लिए व्यक्तिगत लक्ष्यों को ध्यान करके, बिल्कुल सही बात है। प्रतिस्पर्धात्मक होगा, बिल्कुल नहीं। बच्चों में चूंकि इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो बच्चा में कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। सहयोगात्मक अध्ययन बिल्कुल सही होना चाहिए। मानकीकृत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सही बच्चों के लिए समान नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट, एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? निष्क्रिय रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, दुष्ट जीवों के रूप में? नहीं, अपने पर्यावरण को समझने के लिए उत्सुकता लिए हुए ऐसा समझा जाता है। तो क्या आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसको आप बच्चों की असफलता होती है, इसमें कौन सी बात महत्वपूर्ण है? बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जाता है। ऐसी बात नहीं कि बच्चा सफल कर जा रहा है तो हम उसके गार्जियन को बोल रहे हैं कि आप में आपकी आनुवंशिकता अच्छा नहीं थी तो बच्चा असफल कर गया, ऐसा बात नहीं है। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा
बच्चों को व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना, बिल्कुल सही बात है। सिस्टम उस तरह से काम नहीं कर रहा है, बच्चों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसी कारण बच्चा असफल हो रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वेधन द्वारा? नहीं। प्रतिस्पर्धा? बिल्कुल नहीं। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके? बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ को ध्यान में रखिए, बोलता है कि उसके जीवन से संबंधित होना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 24, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रतियों के साथ संबंध बनाती है, यानी कि गणित और साइंस को जोड़ रही है, इंटरलिंक कर रही है, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के शिक्षा शास्त्र क्या कहलाएगा? अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयक, ठीक है, इंटर रिलेटेड, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अधिगम को क्या बढ़ावा देगा? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये जानकारियाँ किस स्मृति से संगठित होती हैं? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने की प्रक्रिया। ये ऐसे ज्ञान हैं जो लंबी समय तक आपको याद रहे होंगे, ठीक है। तो स्मृति के टाइप पता है कि अल्प स्मृति होता है और दीर्घ अवधि स्मृति होता है, तो ये सभी क्या है? दीर्घ अवधि स्मृति में आते हैं। आंसर क्या हो जाएंगे? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों को त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है चुनना है? यह छात्रों में, यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ में उसको कराता है, बिल्कुल सही बात है, कराता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक होती है, बिल्कुल सही बात है। यह बच्चों के सोच के अंदर रेसी प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसका काम ये नहीं कि बच्चों को ग्रेड प्रदान करें हम। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है? यानी किसी बाहरी चीज़ों के आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यानी कि इंटरनली मोटिवेटेड है, आंतरिक रूप से प्रेरणा है आपको, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं, जो अपेक्षा रहती है, उसके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, बिल्कुल सही बात है, उसके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। का विद्यार्थी को संबंध नहीं, बिल्कुल बात नहीं, ऐसा नहीं संबंध नहीं है, होता है। विद्यार्थियों के अधिगम उनकी स्वयं की क्षमता किस प्रकार का प्रभाव नहीं डालती? नहीं, ऐसा बात नहीं, प्रभाव डालती है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे कीजिएगा? चाइल्ड सेंटर क्लासरूम कैसे बनाइएगा? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि दे करके, जो बच्चा अचीव किया उसको तुरंत आप फीडबैक दीजिएगा, तो बताइए कि आपने क्या गलती की, क्या आपने सही की। तो अब इस बात है, बच्चों को साथ लेकर चलेंगे तो यही प्रश्न क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है कि बच्चों को ससमय फीडबैक दिया जाए, न कि बाद में दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्ताव करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। हाँ, तो देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो इरिलेवेंट थे, उसको हटा दिया गया है, तो बिल्कुल बात सही है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीले में वृद्धि, बिल्कुल बात सही है कि बच्चों को क्या करिएगा आप, उनके करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाइएगा, बिल्कुल सही बात है। रटंत अधिगम को महत्व नहीं, रटंत को नहीं महत्व दिया गया है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा कौन सा है? तीसरा में है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? थर्ड। इस तरह से 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए।